अब काम की बात होगी, अब हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान की पार्टी से एक हिंदू का बेटा आ चुका है। मैं चैलेंज करता हूं कि बीजेपी वाले, आरजेडी वाले ढाका या कहीं पे भी इतनी भीड़ अगर इकट्ठा कर लें तो भीड़ का खर्चा देने के लिए मैं तैयार हूं। मैं एक सपना देखता हूं कि एक राजपूत का बेटा, एक फॉरवर्ड समाज का बेटा जो है, कभी सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, बड़ा बड़ा मंत्रालय जिसका बजट हो। मुसलमान और राजपूत को छोड़ करके हर जाति की अपनी अपनी पार्टी बन चुकी है। क्योंकि देखिए, ओबीसी की राजनीति पिछले लंबे टाइम से, मुख्यमंत्री अगर आप देख लीजिएगा बिहार का, तो ओबीसी समाज से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रहे हैं। मुस्लिम भाइयों के साथ वक्फ कानून को लेकर के तो काला झंडा भी उठाया, और जब पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की बात आई तो पाकिस्तान मुर्दाबाद भी बोला। विरासत को मैं आगे लेकर के चलना चाहता हूँ, एक सेकुलर पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। सड़कों की हालत मुस्लिम गलियों में ऐसी क्यों है? जो पासवानदा मुसलमानों ने खास करके आपको पवन जायसवाल जी को वोट दिया था, कम से कम उसकी चिंता तो कर लेते, उनका तो ख्याल कर लेते। ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का ऐलान करके सबको चौंका दिया है, और चौंकाने वाली सबसे बड़ी खबर आई थी ढाका से। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चला है हमारे चैनल सच टॉक्स में। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। और ढाका से जिस प्रत्याशी का ऐलान हुआ है, जी हाँ, राणा रंजीत, ये एक बड़ा, बिहार में कह सकते हैं कि एक चुनावी भूचाल की तरह से, एक शॉक की तरह से लगा है। तो आज हमारे साथ उपस्थित है राणा रंजीत जी, जिनसे जानते हैं और चर्चा करते हैं कि ढाका से चुनावी जंग में उतरने के लिए जो ये तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं इनकी, और साथ ही साथ में आखिरकार क्या मकसद से राणा रंजीत ने एआईएम पार्टी को चुना है, और साथ ही साथ में क्या उद्देश्य के साथ बिहार के आवाम के बीच में उतरने जा रहे हैं। सर, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत बड़ा उद्देश्य को लेकर के हम लोग आए हैं, क्योंकि देखिए, जब से मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद हुए, मेरे भाई साहब भी विधायक रहे। तो विधायक, सांसद, मंत्री मेरे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, बचपन से देखा है। बड़ी चीज ये है कि मैं एक सपना देखता हूँ कि एक राजपूत का बेटा, एक फॉरवर्ड समाज का बेटा जो है, कभी सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, बड़ा बड़ा मंत्रालय जिसका बजट हो, ना कि केवल पर्यटन और साइंस टेक्नोलॉजी का जैसा लॉलीपॉप को ले। बड़ा बड़ा विभाग, जो पथ निर्माण विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, बड़ा बड़ा विभाग पे कोई फॉरवर्ड समाज का बेटा, कोई राजपूत का बेटा खास करके बैठे, कोई मुस्लिम का बेटा खास करके बैठे, कोई दलित का बेटा बैठे। ये एक सपना लेकर के मैं चल रहा हूँ, एक नए समीकरण को गढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और आज अगर बात करें तो मुसलमान और राजपूत को छोड़ करके हर जाति की अपनी अपनी पार्टी बन चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि एक नया समीकरण को बिहार में तैयार करूं। बिहार में चुनाव आने वाला है, और एक सपना जो मैंने आपको बताया, वो सपना को साकार कर सकूं। सर, आप बोल रहे हैं कि नया समीकरण तैयार करना चाहते हैं, तब फिर एआईएम पार्टी ही क्यों? और पार्टियां, बीजेपी है, आपके बड़े भाई बीजेपी से है, विधायक है बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू क्यों नहीं? देखिए, मेरे पिताजी आजीवन सेकुलर पॉलिटिक्स उन्होंने किया है, और शुरू से आरजेडी में रहे, लालू जी के साथ रहे, समर्पित रहे। कई पार्टियों ने ऑफर दिया कि आप इधर आ जाइए, उधर आ जाइए, लेकिन उन्होंने एक ही शब्द में जवाब दिया कि अच्छा समय अगर इस पार्टी में देखा है, मंत्री रहा हूं, तो बुरा वक्त भी इसी पार्टी में गुजारूंगा। ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है। एआईएमआईएम मेरी पहली पार्टी है, और मैं जन स्वराज में संगठन के रूप में मैं काम करता था, क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा 25 मई को, और जन स्वराज 2 अक्टूबर को बनी है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जन स्वराज पार्टी का हिस्सा था। नहीं, मैं संगठन का हिस्सा था। पहली पार्टी मेरी एआईएमआईएम। आज अगर आप बात करते हैं, मैं जिस समाज से आता हूँ, राजपूत समाज से आता हूँ, मैं अपने तमाम भाइयों से, नौजवान भाइयों से, जो अपना भविष्य राजनीति में देखना चाहते हैं, उनको भी ये बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आपको वोट चाहिए। लोकतंत्र में आपको जनसंख्या चाहिए, आबादी चाहिए। तो आज जो दो जाति सबसे प्रताड़ित है, वो अगर एक साथ होकर के लड़ती है, और खास करके दलित समाज, जो केवल लोग बोलते हैं, उसकी लड़ाई को सही मायने में कोई लड़ता नहीं है, वो तीनों को लेकर के अगर हम चलेंगे, क्योंकि देखिए, ओबीसी की राजनीति पिछले लंबे टाइम से, मुख्यमंत्री अगर आप देख लीजिएगा बिहार का, तो ओबीसी समाज से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रहे हैं। तो बाकी समाज के लोगों को कब हिस्सा मिलेगा? तो इस हिस्से की लड़ाई हम लोग बड़ी लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना, ये बहुत छोटा ये है। और एआईएमआईएम में पढ़े लिखे व्यक्ति, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब देश की बात आती है तो बहुत शेर की तरह दहाड़ने का काम किया, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का काम किया। लेकिन जब देश में अगर गलत होता है, मुस्लिम भाइयों के साथ वक्फ कानून को लेकर के, तो काला झंडा भी उठाया। और जब पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की बात आई तो पाकिस्तान मुर्दाबाद भी बोला। और टर्की को लेकर के, या किसी भी इसको लेकर, इस्लाम को लेकर के जो गलत बातें बोली जाती है, उसका भी जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। और एक बैरिस्टर है, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैंने इंजीनियरिंग एमबीए किया है, एमएनसी में काम किया है, तो मैं कोई ना कोई पढ़े लिखे व्यक्ति के नेतृत्व के अंदर ही काम करना चाहता था। अख्तरुल ईमान साहब जैसे ईमान के पक्के व्यक्ति, जिनको मंत्री पद का ऑफर मिला, करोड़ रुपए का ऑफर मिला, 5 विधायक इस पार्टी के थे, 4 को उन्होंने तोड़ा, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब को नहीं तोड़ पाए। तो ऐसे सिद्धांत वाले व्यक्ति के अंदर काम करना मेरे लिए गर्व का विषय था। और मैं जब राजनीति करने का मैंने सोचा,
तो मैंने सोचा कि ऐसे किसी परिवार, ऐसी किसी पार्टी जिसमें सिद्धांत हो, जिसमें विजन हो, जिसमें जो है पढ़े लिखे लोग व्यक्ति को जो है सुना जाए और धर्म का कोई ये ना हो। आज देखिए आप, मैं हिंदू होकर के मैं अपने मुझे आज़ादी मिलती है, मैं जय श्री राम का गमछा ओढ़ता हूँ, मैं हाथ में बद्धी पहनता हूँ, हर धार्मिक चीज़ों में भी जाता हूँ, मुझे कोई रोक-टोक नहीं है। कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं जहाँ लोग मना करते हैं। मुझे कुछ ऐसे हमारे भाई मिले जो कहे कि भाई 1-2 ऐसी पार्टी है, वो हरा गमछा के अलावा कोई दूसरा गमछा नहीं रख सकते हैं आप। आरजेडी हाथ में बद्धी आप नहीं बाँध सकते हैं, लोग नाराज़ हो जाते हैं। आप गले में जो है रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं। ऐसी बात तो नहीं सर, सर में टीका लगता है आरजेडी विधायक को। कम लगता है, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे कुछ लोगों ने कहा था। तो कहीं न कहीं एक ऐसी पार्टी में आकर के, और जो सम्मान मुझे मिलता है, मेरे पिताजी को भी जो सम्मान मिला, जो इतने लंबे समय तक वो विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, उसमें मैं समझता हूँ कि मुस्लिम भाइयों का बहुत अहम भूमिका था, दलित परिवार का बहुत अहम भूमिका था, और राजपूत समाज तो परिवार मेरा है ही, तो उन्होंने बहुत मदद किया। तो वही समीकरण पिताजी के विरासत को मैं आगे लेकर के चलना चाहता हूँ, एक सेकुलर पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। रंजीत जी, आप राजपूत समाज से आते हैं, ढाका चुनने की कोई खास वजह? क्योंकि 62% वहां पे मुस्लिम वोट बैंक है और 37% के आसपास में हिंदू वोट बैंक है। तो क्या कुछ खास वजह रहा है या उद्देश्य रहा है, या पार्टी का निर्णय आपके ऊपर दिया गया? बिल्कुल, देखिए ढाका मैंने नहीं चुना, ये पार्टी का आदेश हुआ। मैं शिवहर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और मैं वही संसदीय क्षेत्र में काम को कर रहा था। 6 विधानसभा में उतनी शिद्दत से मैं काम कर रहा था। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का ये एक फैसला हुआ कि ढाका की जनता से उन्होंने पूछा, और जो हुजूम उस दिन खड़ा हुआ इस गर्मी, तपती गर्मी में, मैं चैलेंज करता हूं कि बीजेपी वाले, आरजेडी वाले ढाका या कहीं पे भी इतनी भीड़ अगर इकट्ठा कर लें तो भीड़ का खर्चा देने के लिए मैं तैयार हूँ, चंदा सूल के मैं पैसा आपको दे दूंगा। इतनी भीड़ आप इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है कि आप जाइए कार्यक्रम में, भीड़ दिखाइए, तो भी आप इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो इतनी तादाद को जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देखा तो उन्होंने जनता से पूछते हुए और मुझसे वादा लिया कि एआईएमआईएम को लोग कहते हैं कि कम्युनल पार्टी है, एक हिंदू के बेटा को जिस दिन विधायक बना दूंगा, एआईएमआईएम का पहला विधायक जब एक हिंदू का बेटा, एक राजपूत का बेटा हो जाएगा, तो ये जो पार्टी पे लोग दाग लगाते हैं, जो उंगली उठाते हैं, उनके गाल पे तमाशा होगा। और ये मैं चाहता हूं कि राणा रंजीत पहला हिंदू का विधायक एआईएमआईएम से जाए, बने। इसके लिए मुझे जो करना है, आप जितना मेरा समय ले लीजिए, जितना आप सहयोग ले लीजिए पार्टी से, मैं हर तरह से तैयार हूँ। लेकिन मेरा सपना है, मैं चाहता हूँ कि हिंदू का बेटा राणा रंजीत के तौर पे पहला एमआईएम का विधायक। चलिए, हिंदू का बेटा, राजपूत समाज से आप आते हैं, राणा रंजीत, क्या पवन जायसवाल बीजेपी टैग लगा हुआ है, आरजेडी बड़ी पार्टी है क्षेत्र की, टिक पाएंगे सामने? देखिए, ऐसा है कि मोतिहारी, खास करके पूर्वी चंपारण की धरती बड़ी क्रांतिकारी धरती रही है, अपने फैसलों के लिए जानी जाती है, अपने क्रांतियों के लिए जानी जाती है। तभी महात्मा गांधी जी पहली बार चंपारण की धरती पे आए थे, और दूसरे बैरिस्टर हमारे औसुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं, पहली बार आए हैं, बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। पवन जायसवाल जी और फैसल रहमान साहब, ये 2 लोग आपस में चुनाव लड़ते थे, और पवन जायसवाल जी को जब से मालूम चला कि फैसल रहमान साहब का टिकट कट सकता है, या एक मुसलमान की पार्टी सो कॉल्ड जो कहते हैं, उससे एक हिंदू का बेटा लड़ने आ रहा है, उनका होश जो है बेचारे का खराब हो चुका है। उनको मालूम है कि अब विकास की बात होगी, अब काम की बात होगी, अब हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी, क्योंकि मुसलमान की पार्टी से एक हिंदू का बेटा आ चुका है। और वहाँ के मुसलमान भाइयों का कहना है कि एक गूंगे मुसलमान के बेटा से बेहतर, एक मुसलमान की लड़ाई को लड़ते हुए एक हिंदू का बेटा हमें स्वीकार है, एक गूंगा मुसलमान हमें स्वीकार नहीं है, जो मुसलमान की किसी मुद्दे पे लड़ाई को नहीं लड़ सकता है। जब ढाका को कहा गया मिनी पाकिस्तान, तो आप चुप क्यों थे? जब ढाका को कहा गया, ढाका के विधायक ने कहा कि भाई हम यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मुसलमान को लेकर के आपत्तिजनक बात कही, तब आप चुप क्यों थे? या बीजेपी के जब विधायक कुछ गलत बातें कहते हैं कि भाई आप कब्रिस्तान में जाकर के नमाज पढ़िए, तो आप क्यों नहीं बोला? आप ढाका का प्रतिनिधित्व करते हैं, 25 से 30 हज़ार मुसलमान वोट आपको मिला था। तो कहीं ना कहीं अब जो है एक बदलाव की तरफ ढाका की जनता देख रही है। दूसरी एक जानकारी आपको और बता दूं कि जन स्वराज से डॉक्टर एल बी प्रसाद जी, एक पढ़े लिखे शिक्षित आदमी, भी चुनाव में मैदान में उतर रहे हैं। और जो वैश्य समाज का वोट है, जो खास करके वो तेली समाज से आते हैं, और ज़्यादा आबादी वहाँ तेली समाज की है, तो बेचारे ऐसे भी परेशान हैं कि अब जो है मेरे वैश्य वोट में भी बिखराव होने जा रहा है। तो ढाका खास करके वो पार्टी को लेके बहुत तवज्जो नहीं देती है, वो किसी न किसी लड़ाकू व्यक्ति को, किसी न किसी संघर्षशील व्यक्ति को जिताती। इसीलिए पवन जायसवाल जी निर्दलीय विधायक वहाँ से हो गए। अब चूंकि पवन जायसवाल जी अब सिस्टम के हिस्सा हो गए हैं, चीज़ों को लेकर के फैसल रहमान जी चुप रहते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई ढाका की जनता कह दे कि मुझे 5 किलो अनाज मिलता है। आज भारतमाला प्रोजेक्ट में जो ज़मीन लोगों ने दान दिया सरकार को, उसका मुआवजा उनको नहीं मिल रहा है, उसके लिए 2% कमीशन दिया जा रहा है। सड़कों की हालत मुस्लिम गलियों में ऐसी क्यों है? जो पासवानदा मुसलमानों ने खास करके आपको पवन जायसवाल जी को वोट दिया था, कम से कम उसकी चिंता तो कर लेते, उनका तो ख्याल कर लेते। तो ये सवाल अब जनता करेगी।
अब मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं होगा, मुद्दा विकास होगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अब वहां से संघर्ष करने आ चुका है। जैसे पवन जायसवाल जी कुछ साल पहले आए थे, उनको नौजवान के रूप में, संघर्षशील व्यक्ति के रूप में, निर्दलीय के रूप में उनको स्वीकारा था लोगों ने, लेकिन सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद लोग चुप हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। तो दोबारा ढाका की जनता ने तय किया है कि फिर से किसी ऐसे व्यक्ति को हम लेकर के यहाँ के विधायक बनाएंगे जो हमारी मुद्दों की लड़ाई को लड़ सके। तो ऐसा तो नहीं ना कि अगर राणा रंजीत विधायक बन जाते हैं वहां से तो वो भी सिस्टम का हिस्सा बन करके चुप हो जाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोग के लिए विधायक, मंत्री और ये सारी चीज़ें हम लोग के लिए मायने नहीं रखती है। मेरे पिताजी लंबे समय तक सियासत में रहे, मेरे परिवार में हमारे भाई साहब सियासत में रहे, तो ये पद और ये लाल बत्ती का मुझे बहुत शौक नहीं है। शौक ये है कि मेरे पिताजी ने जो बगीचा बनाया था, इतना बड़ा समूह को बनाया था, इतने बड़े जन संपर्क को बनाया था, और उनका विश्वास मेरे ऊपर अगर है, आज अगर मैं विधायक नहीं हूँ, मुखिया तक नहीं हूँ, और अगर कोई व्यक्ति मुझे फ़ोन करता है, मुझसे मदद मांगता है कि भैया मेरे साथ अन्याय हो रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का मुद्दा हो। एक बिजली विभाग के अफसरों ने एक दलित के बेटे को जो है मर्डर कर दिया, उसको जो है जान से मार दिया, उसका केस मैं लड़ रहा हूँ। उसके बाद जो है तमाम ऐसे मुद्दे जो कोई नहीं लड़ता है, उसको लेकर के मैं लड़ता हूँ, तो लोगों को विश्वास है। ये सबसे बड़ी बात है। विधायक, सांसद, मंत्री बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और एक बहुत बड़ा समूह का, राणा रंजीत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आज बिहार का एक बड़ा समूह जो है उसको पहचानता है, बिहार के बाहर भी पहचानता है, सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से अपनी बातों को रखता है, एक विश्वास रखता है कि भाई यहाँ जाऊँगा तो मुझे मदद मिलेगा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी पद है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ढाका से भावी विधायक राणा रंजीत जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पे सुना है कि इनका दावा है कि ये सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं, जनता के लिए और जनता के हित के लिए काम करने वाले हैं, और साथ ही साथ में खड़ी चुनौती दे डाली है बीजेपी और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को खुलेआम चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। तो जनता कितना स्वीकार करती है इनके आत्मविश्वास को, और क्या एक हिंदू वहां से विधायक बन करके निकलता है, बाहर की पार्टी है एआईएम, ये काफी ही दिलचस्प लड़ाई हो चली है। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।